हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज अपन आर्टिफिशियल सन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि चाइना ने डेवलप किया है और इसने और भी क्या क्या रिकॉर्ड अचीवमेंट किया है वो सब अपन इसमें जानेंगे। ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, फिजन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, और ये सूर्य से कितना मिलता जुलता है ये भी अपन जानेंगे। ये सूर्य से भी और ज़्यादा एडवांस है, इसके बारे में भी अपन जानेंगे, ठीक है। और किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ से ये एनर्जी आती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बेसिक से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक है, यानी कि ये बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो नाभिक होते हैं यानी कि न्यूक्लाई होते हैं उनको, या तो ये ईस्ट हैं, ये फ्यूजन के ऊपर काम करता है ना। मतलब इसमें न्यूक्लाई को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी कि संलयन किया जाता है, ओके। और जो ये ईस्ट हैं ये कहाँ पे स्थित है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस में, यानी कि हैफी में स्थित हैं। और ये बहुत ही एडवांस लेवल का एक फ्यूजन डिवाइस है। फ्यूजन क्या होता है, ये सभी अपन इस वीडियो में एकदम बेसिक से कवर करेंगे। और चाइना इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2006 से ही काम कर रहा है, ठीक है। और ईस्ट जो प्रोजेक्ट है वो ITER का एक हिस्सा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक हिस्सा है। और इस ईस्ट को पूरा करने के लिए चाइना ने ITER के जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी मदद ली है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो टाइम लाइन है वो कब तक रखा गया है, वो 2035 तक रखा गया है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा, ठीक है। और चाइना के पास ईस्ट के अलावा और भी इस तरीके के टोकामक हैं, जैसे कि HL2 है, जेटेक्स्ट है। और पिछले साल दिसंबर में चाइना ने HL2M टोकामक को भी सक्सेसफुली पावर अप कर लिया है, जो कि चाइना का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस है, ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है। आर्टिफिशियल सन के बारे में जानने से पहले अपन इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन, इसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, है ना, टूटना, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक जो बड़ी नाभिक होती है वो दो से अधिक छोटी नाभिक में टूट जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये यूरेनियम का एक एटम है, ठीक है। इसके ऊपर अपन न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल करवाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन से इसकी टक्कर करवाते हैं। तो ये क्या होता है, देखो, ये इसका मास है 1, इसका भार है 235, ठीक है। और यहाँ पे दोनों मिलके कितना हो गया, 236 हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो आगे ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, 2 एटम बन जाते हैं, ठीक है। एक तो क्रिप्टन बन गया और एक बन गया बेरियम, ठीक है। इसका एटॉमिक मास हो गया 92, इसका एटॉमिक मास हो गया 141। यदि आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाता है 233, ठीक है। बाकी के जो ये 3 मास हैं, वो जो ये 3 मास बचा 236 में से, वो इसके 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो देखिए, और साथ में इसमें ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। देखो, ये जो ये टूटा है इसमें से ये एनर्जी रिलीज होती है, ओके। तो ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे अपन ने 1 न्यूट्रॉन डाला और इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते। तो इसका मेन नुकसान यही है कि इसके से होने वाला जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ये बहुत ज़्यादा है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में अपन बात करेंगे तो उसमें ये कम हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली इसको बोला जाता है नाभिकीय संलयन, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक एटम को या उनके न्यूक्लाई को कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और एक अलग ही बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स हैं, यानी कि समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। ये इसका हो जाएगा प्रोटॉन और ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन, ठीक है।
ये इसमें प्रोटॉन, इसमें दो जाएगा 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, यदि अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 3 न्यूट्रॉन हो गए और ये 2 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, इससे एक हीलियम का एटम बन जाएगा जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम का ये बन गया और एक न्यूट्रॉन इसमें बाहर आएगा। तो आप इस रिएक्शन में देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन बाहर आ रहा है। ओके, और इसके अंदर जो एनर्जी मिलती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाली जो एनर्जी है इससे भी ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है अपन को, और साथ में इससे ना किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होता। ठीक, इसमें किसी भी तरीके की हार्मफुल गैसें रिलीज नहीं होती। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यही है। पर इसका नुकसान क्या है कि ये जो ये निकलते हैं, ये न्यूक्लियर वेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये कहीं बाहर इन्वायरमेंट में ना फैल जाए तो इसके लिए अलग से ही उनको इक्विपमेंट बनाने पड़ते हैं इनको स्टोर करने के लिए, और बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम रहता है। तो अपन आते हैं आर्टिफिशियल सन के ऊपर। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसको आर्टिफिशियल सन क्यों बोला गया। ठीक है, तो वो इसलिए बोला गया कि इसके अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है वो सन में होने वाली प्रोसेस से मिलती जुलती है। ठीक है, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है। उसमें भी जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वही मिलके हीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस सारी प्रोसेस जो कि सन से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको बोला गया है आर्टिफिशियल सन। तो ये चाइना का जो ईस्ट है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसी को टोकामक बोला जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो पूरी प्रोसेस होती है, जो आप यहाँ का ये जो टैंक देख रहे हैं ना, ये सिलेंड्रिकल टैंक, इसी में होती है, और बाकी जो डिवाइस लगी होती है इसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से काम करता है, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। ये रहा अपना उस टैंक के अंदर का स्ट्रक्चर। ये जो आप यहाँ पे ये ब्लू कलर में जो देख रहे हो ये है प्लाज्मा। ठीक है, इसको सूप भी बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन के जो 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, वो है ये, यानी कि ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ठीक है, इन दोनों को इसके अंदर प्रोसेस किया जाता है। इसका चैलेंजिंग वाला काम क्या रहता है कि जो इसका टेम्परेचर है ना वो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक आपको अचीव करना पड़ता है, तभी जाके इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तभी जाके इनका न्यूक्लियाई क्या होता है, फ्यूज होता है, मतलब कि जुड़ता है। ओके, तो देखो ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये इनर पोलॉइडल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जो ये वाला जो पार्ट है ये आउटर पोलॉइडल मैग्नेटिक फील्ड है, आउटर पोलॉइडल मैग्नेटिक। ठीक है, और जो ये आप सर्पिलाकार ये देख रहे हैं, सर्पिलाकार जो ये पट्टियाँ देख रहे हैं वो ये क्या है, ये टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड है। और टोरॉइड के अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर में होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, तो आपको सेंटर वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा हो गया ब्लू कलर का, और ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं तो जिसके अंदर प्लाज्मा को प्रोसेस किया जाता है वो ये कंटेनर हो गया। ठीक है, और ये ध्यान में रखा जाता है कि जो प्लाज्मा है इसकी दीवार से ना सटे, और यदि दीवार पे चिपक जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो अपन इस लेवल तक अचीव कर पाने में बहुत ज़्यादा अपन को परेशानी होगी। तो ये इस दीवार से ना चिपके, इसीलिए अपन को ये सारा का सारा सिस्टम लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ये है टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, और जो आप ये येलो लाइन देख रहे हो ये है ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, ये ताकि ये प्लाज्मा को ट्विस्ट करती रहे। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा इससे मूव करता है, तो देखो ये इसमें प्लाज्मा कैसे चलता है, ऐसे ऐसे करके इसमें प्लाज्मा आगे मूव करता है, ऐसे करके इसमें प्लाज्मा आगे मूव करता है। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर पे इसको फ्यूज किया जाता है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसको अपन क्यों लगाते हैं, ताकि ये दीवार पे चिपके ना और इसका टेम्परेचर कम ना हो। ठीक है, और इसने ईस्ट ने क्या क्या अचीवमेंट पा लिया है। अभी अभी मीडिया की रिपोर्ट में आया है कि
जो ईस्ट है उसने 101 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव कर लिया, यानी कि उसने 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लिया है। और उसने 20 सेकंड तक 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 16 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, यदि हम रियल सन की बात करें तो जो इसका सेंटर है जिसको कोर बोला जाता है, यहाँ का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जो इसकी जो ये सरफेस है जिसको कोरोना बोला जाता है, इसका टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप यदि इससे और इससे तुलना करेंगे तो ये लगभग 10 गुना है। तो 10 गुना अचीवमेंट किया है चाइना ने, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है कि इससे एक तो लिमिटलेस एनर्जी मिलेगी, और इससे क्या है ना, जो वेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, वो भी इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक है, और चाइना का जो इसमें अल्टीमेट गोल है वो ये है कि जो आपने इसमें 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव किया था, जो 20 सेकंड के लिए किया था, वो इसको एक लॉन्ग पीरियड के लिए अचीव करना है, इसका अल्टीमेट गोल। ठीक है, और चाइना के जो वहाँ की जो पार्टी है उसके लीडर्स ने, वहाँ के नेताओं ने बोला है कि ये सिर्फ चाइना की रणनीतिक ऊर्जा ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करेगा, ये चाइना की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में बहुत ही बड़ा योगदान देगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर यानी कि प्लाज्मा टेम्परेचर को अचीव करने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ चाइना ही अकेला नहीं है, और भी देश हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो जिसके बारे में अपन ने पहले भी बात करी थी, वो ये रहा ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसके ऊपर इंडिया भी इसका पार्टनर है। ठीक है, और देखो 2020 में साउथ कोरिया ने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव कर लिया था, यानी कि 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस 20 सेकंड के लिए किया था। ठीक है, और जो कोरिया का जो रिएक्टर है उसका नाम है K-STAR यानी कि कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च। और फ्रांस भी इस रेस में लगा हुआ है, और फ्रांस ने दावा किया है कि वो 2025 तक अपने टोकामक का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो पाने के लिए।